अब तक जो हमने पढ़ा था वेक्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब प्रोडक्ट पढ़ेंगे और प्रोडक्ट दो तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट होकर जब एक स्केलर आता है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और इससे डिनोट किया जाता है उसको a डॉट b से। और दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट होकर एक वेक्टर आता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और इससे डिनोट किया जाता है उसको। अब फिलहाल हम क्रॉस प्रोडक्ट की नहीं, स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच का कोसाइन ऑफ एंगल और उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। और इसका जो आंसर है वो एक स्केलर आएगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे a डॉट a की। तो a डॉट a किसके इक्वल आ जाएगा? a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि a डॉट a पर ये फंडा अप्लाई करें अगर हम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब a अपने ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का। तो कोस 0 क्या आ जाएगा? 1। तो देयरफॉर ये 1 हो गया। तो a के मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड यानी कि a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। अब दूसरी बात यह है, अगर a वेक्टर 0 है और b वेक्टर 0 है तो थीटा डिफाइंड नहीं होगा भाई। दो जीरो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं बनेगा, यानी कि दो पॉइंट के बीच में कभी एंगल नहीं बनता। दो लाइन सेगमेंट के बीच में या दो लाइन के बीच में एंगल बनता है, दो रे के बीच में भी एंगल बन जाता है, लेकिन दो पॉइंट के बीच में एंगल कैसे बनेगा? क्योंकि जीरो वेक्टर एक पॉइंट हो जाता है ना। जैसे ए वेक्टर ये क्या है? जीरो वेक्टर, क्योंकि टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गए? कंसाइड हो गए। कंसाइड हो गए तो क्या हो गया? जीरो वेक्टर। अगर a 0 है या b 0 है या दोनों 0 हैं तो उनके बीच का एंगल डिफाइंड नहीं होगा बच्चों। और a डॉट b क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि दो अगर एक जीरो क्वांटिटी की दूसरे नॉन जीरो के साथ या जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 ही आएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट है बच्चों, अगर a डॉट b 0 हो जाए, ये तो क्या था कि या तो a 0 हो या b 0 या दोनों 0 हो, तो a डॉट b 0 हो जाएगा। एंगल उनका नॉट डिफाइंड होता है, वहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। अगर a डॉट b का पता चल जाए आपको पहले ही कि 0 है, तो उसका मीनिंग क्या है बच्चों? या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या उनके बीच का एंगल जो है कोस मतलब कोसाइन ऑफ एंगल क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि a डॉट b 0 होने का मीनिंग है इन तीनों का प्रोडक्ट 0 हो गया। और तीनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो या तीनों 0 हो या ये दो 0 हो। तो बात हो गई सारी कंप्लीट। देखो a 0 या b 0 या दोनों 0 या कोस थीटा 0, और कोस थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि a डॉट b अगर 0 आ जाए तो दैट मीन्स या तो a 0 है या b 0 है या दोनों वेक्टर 0 हैं या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है। कंफर्म नहीं है हम यहाँ पर कि क्या होगा। जबकि अगर उल्टा हो तो फिर हम कंफर्म हैं, जैसे कि अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का हो तो a डॉट b डेफिनेटली क्या आएगा? 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 का रखेंगे तो कोस 90 क्या आ जाएगा? 0। तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोर्थ, वेक्टर a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर a डॉट b 0 देन। अब देखो अगर a और b नॉन जीरो दे रखे हों, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 दे दिया जाए आपको और साथ साथ बोल दिया जाए कि a वेक्टर b नॉन जीरो है, b वेक्टर b नॉन जीरो है, तो उनके मैग्नीट्यूड भी क्या आएंगे? नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये सारा 0 किसके कारण हुआ? कोस थीटा के कारण। तो कोस थीटा 0 हो गया तो थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। यानी कि a और b अगर दो नॉन जीरो वेक्टर देकर फिर a डॉट b अगर 0 दे दिया जाए तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी कि a और b एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है और वो दोनों 0 नहीं है तो। नेक्स्ट है फिफ्थ, अगर थीटा 0 होगा तो यहाँ पर कोस 0 आता था वो 1 हो गया, तो a डॉट b जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल आ गया। और पर्टिकुलर केस की बात करें तो a यहाँ पर रखें तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हम। ठीक है ना, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में।
अगर थीटा पाई है तो कोस पाई क्या हो जाएगा -1, तो ए डॉट बी इसके इक्वल आ जाएगा। और इसके पर्टिकुलर केस की बात करें तो ए एज इट इज वेक्टर बी की जगह अगर वेक्टर ए रखें तो वेक्टर ए इंटू माइनस वेक्टर यानी कि माइनस टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और भाई किन्हीं दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना आपने तो कोस थीटा को इधर रखे, ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से इस ए डॉट बी को डिवाइड कर देंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है 8th, ए और बी अगर लाइक वेक्टर हैं, लाइक वेक्टर मीन्स ऐसे वेक्टर, देखो इस तरह के वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये दोनों अगर लाइक वेक्टर हैं देखो तो लाइक वेक्टर में उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल, क्योंकि cos 0 तो 1 हो जाएगा। और ए के मैग्नीट्यूड को सिंपली ए लिखा जा सकता है, बी के मैग्नीट्यूड को सिंपली बी लिखा जा सकता है। अगर ए और बी अनलाइक वेक्टर होंगे यानी कि एक की डायरेक्शन इधर एक की डायरेक्शन उधर, पैरेलल स्पॉट पर या एक ही स्पॉट पर अनलाइक वेक्टर होंगे वो, तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी और कोस पाई क्या आ जाएगा -1, ठीक है ना। कोस पाई क्या आ जाएगा -1। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो ये आ जाएगी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि कोस पाई क्या होता है -1। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ये सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बताया था मैंने, बी का मैग्नीट्यूड और कोस π/2 यानी कि 0। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0, यानी कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के ऊपर तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या आएगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट बच्चों आई डॉट ए जे डॉट जे के डॉट ए आई डॉट जे जे डॉट आई, इस तरह का प्रोडक्ट, यानी कि आप जानते हो आई जे और के बेस वेक्टर होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर। तो आई डॉट आई अगर हम करने चलें देखो तो ये इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएं, जो प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी मीन्स डेफिनेशन, डेफिनेशन ये है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। तो किन्हीं दो वेक्टर, कोई एक वेक्टर है उस वो अपने साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 0 डिग्री का। तो ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा यानी कि कोस 0, कोस 0 क्या हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा बच्चों, आई डॉट आई यानी कि आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आई का मैग्नीट्यूड आप जानते हो क्या होता है 1, क्योंकि आई एक यूनिट वेक्टर है। तो आई डॉट आई क्या आ गया आपका 1 के इक्वल। ठीक है, ऐसे जे डॉट जे बी क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, और के डॉट के बी क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है ना, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के तीनों किसके इक्वल आ जाएंगे 1 के इक्वल। फिर आई डॉट जे निकालना, जैसे हमने आई डॉट जे, तो आई डॉट जे अगर निकालें तो डेफिनेशन इसके ऊपर लगाएं तो किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच में कोसाइन ऑफ एंगल के इक्वल होता है। अब आई किसके ऊपर होता है एक्स एक्सिस के ऊपर और जे वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइन सेगमेंट होंगे डायरेक्शन के साथ वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री और कोस 90 क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 हो गया, तो ये सारा 0 हो गया बच्चों। आई डॉट जे किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, ऐसे जे डॉट आई बी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, और आई डॉट के किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, के डॉट आई बी 0 के इक्वल आ जाएगा, आई डॉट जे बी 0 के इक्वल आ जाएगा, जे डॉट आई बी 0 के इक्वल आ जाएगा, इसी मेथड से। यानी कि अगर ये जो बेस वेक्टर हैं सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और अपोजिट दूसरे के साथ किसी का भी करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के इक्वल होता है, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ये देखो किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए दूसरे वेक्टर के साथ
या स्केलर को बाहर निकाल कर उनका डॉट प्रोडक्ट लेकर फिर स्केलर टाइम्स कर दिया जाए, या जो स्केलर ए से मल्टीप्लाई था वो स्केलर को बी से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो सेम रिजल्ट आएगा। और आप ये कोई भी एज्यूम करके इसको सोल्व कर सकते हो। एम को एम रहने देना, वेक्टर ए को लेट कर लेना ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, या ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और वेक्टर बी को बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के। तो ये वेरीफाई हो जाएगी प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉट प्रोडक्ट एडिशन पर, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी है अगर तो वो आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल। उसके बाद है अगर ए डॉट बी जो है बच्चों ए डॉट बी जीरो के इक्वल है, ए डॉट बी जीरो के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज ए जीरो और बी जीरो और ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये इंटर इंप्लाइज भी करेगा इसको, क्योंकि या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या फिर दोनों परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। बड़ी बारीक बात है ये समझने की। देखो दो पहलू हैं इसके, अगर ए डॉट बी जीरो दे रखा है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इन तीनों में से कोई एक बात है, कंफर्म नहीं है, कोई सी भी बात हो सकती है। लेकिन अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं और फिर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो समझो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर। अब तीसरी बात, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, यानी कि मेन बात घूमेगी ए डॉट बी जीरो के ऊपर। ए डॉट बी जीरो दे रखा है तो आप कंफर्म नहीं है कि ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी डेफिनेटली जीरो आएगा। उसके बाद एनालिटिकल फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों, ये मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है। देखो वेक्टर ए को लेट कर लिया हमने ए वन आई प्लस बी वन ए टू जे, या बी वन ले सकते हो बी वन जे और प्लस सी वन के, और वेक्टर बी लेट कर लिया हमने ए टू आई प्लस बी टू जे और प्लस सी टू के। ये दो वेक्टर हैं। अब ए डॉट बी निकालना हमने इसमें, देखो ए डॉट बी निकालेंगे तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ए डॉट बी निकालना हमने तो ए डॉट बी में यहाँ पर ए को लिख देता हूँ मैं ए वन आई कैप बी वन जे कैप और सी वन के कैप, और यहाँ पर ए टू आई कैप और बी टू जे कैप और सी टू के कैप। ठीक है ना, अब इसको पकड़ कर चलते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ए वन ए टू और आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा, वन। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको ये वन आएगा ये सारे के सारे, और ये नीचे वाले क्या आएंगे, जीरो। तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा, वन। तो इसकी और इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, ए वन ए टू प्लस, अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ए वन बी टू और आई डॉट जे होने के कारण क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारा जीरो हो गया। फिर इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए वन सी टू और आई डॉट के भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि इसका प्रोडक्ट केवल इसके साथ हुआ, बाकी दोनों के साथ जीरो। अब इसका प्रोडक्ट उठाते हैं तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ फिर से जीरो हो जाएगा। देखो बी वन ए टू और जे डॉट आई, तो जे डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो। फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो बी वन बी टू और जे डॉट जे क्या आ जाएगा, वन। तो बी वन बी टू आ गया ये। अब बी वन जे की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी वन जे और सी टू के, तो जे डॉट के क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद मल्टीप्लाई स्टार्ट होती है सी वन के की, तो सी वन के की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे के डॉट आई क्या आ जाएगा, जीरो। के डॉट जे भी क्या आ जाएगा, जीरो। के डॉट के क्या आ जाएगा, वन। तो सी वन सी टू, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अब आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करना है अगर आपने, तो आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई प्लस जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई प्लस के कंपोनेंट की के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एनालिटिकल फॉर्म में। उसके बाद कुछ ये प्रॉपर्टी है बच्चों,
एंगल बिटवीन, अब इसी तरह एनालिटिकल फॉर्म में एंगल निकालेंगे किन्हीं दो वेक्टर के बीच का, किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी अभी अभी बताया था मैंने, क्या आ गया था देखो, A1 A2, देखो ये आ गया A1 A2 B1 B2 B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड यानी कि A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट और बी का मैग्नीट्यूड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो ये किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं परपेंडिकुलरिटी की। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों बच्चों तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और कोस 90 क्या आ जाएगा 0 और 0 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इसके साथ। तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा आपको कि A1 डॉट A2 प्लस, मतलब ये रिजल्ट मिल जाएगा देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर जो आपको दे रखा था A उसके स्केलर कंपोनेंट्स और दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स के डॉट प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा 0। जैसे वेक्टर आपको दे रखा था A वेक्टर दे रखा था A1I प्लस B1J प्लस C1K और वेक्टर बी दे रखा था आपको A2I प्लस B2J और प्लस C2K। तो इन दोनों वेक्टर का, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा 0, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या बन जाएगा 0। ठीक है ना। तो ये कंडीशन आ गई। अगर दो वेक्टर वो दोनों नॉन जीरो हैं तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम हमेशा क्या होगा 0, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो। ठीक है ना। और दोनों नॉन जीरो हैं, क्योंकि उनमें से अगर कोई एक 0 हो जाएगा तो वैसे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। A0 हो या B0 हो या दोनों 0 हो तो वैसे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों नॉन जीरो हैं और परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट का सम क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है ना, यानी कि उनके स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम। अब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की बात करते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन फॉलो करेंगे देखो। मान लो A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल हैं बच्चों, A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल हैं और A वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा वेक्टर B के, आप जानते हो अगर पैरेलल हैं तो। और वेक्टर A को मैंने लेट कर लिया A1I प्लस B1J और प्लस C1K और वेक्टर B को लेट कर लिया A2I प्लस B2J और प्लस C2K। ये वेक्टर B को लेट कर लिया। अब A जो है वो लैम्डा टाइम्स B के इक्वल है, यानी कि A1I प्लस B1J और प्लस C1K ये है लैम्डा टाइम्स A2I कैप प्लस B2J कैप और प्लस C2K कैप। ये इसके इक्वल है देखो। अब ये इसके इक्वल है तो दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके I, J और K के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है ना। तो I का कंपोनेंट यहाँ पर कौन है A1 और I का कंपोनेंट यहाँ पर क्या है लैम्डा A2। तो A1 जो है वो लैम्डा A2 के इक्वल हो जाएगा लैम्डा की मल्टीप्लाई करने के बाद। J का कंपोनेंट इधर B1 है और इधर है लैम्डा B2, तो B1 जो है वो लैम्डा B2 के इक्वल हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही जो K का कंपोनेंट C1 और इधर K का कंपोनेंट है लैम्डा C2, तो C1 जो है वो लैम्डा C2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर A2 को इसके नीचे ले आता हूँ मैं, B2 को इसके लोअर पार्ट में आ जाएगा और C2 भी इसके लोअर पार्ट में आ जाएगा। तो दैट मीन्स तीनों वैल्यू किसकी होगी लैम्डा की, तो तीनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अब बच्चों ये कंडीशन आ गई पैरेलल की, पैरेललिज्म की, यानी कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो उनके स्केलर वो जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनके वो क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल, यानी कि I, J और K के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल। जैसे कि आपके सामने एक वेक्टर है I प्लस 2J प्लस 3K और एक वेक्टर है 4I प्लस 8J प्लस 24K।
तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल, क्योंकि ये आ गया 1/4, ये आ गया 2/8 यानी कि 1/4, ये भी क्या आ गया 1/4, 4 3 जा 12 है, जैसे 12, तो ये भी क्या आ गया 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल। अगर इनके स्केलर कंपोनेंट्स के डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जैसे ए वेक्टर है आपके पास i + 2j और +k, ये वेक्टर है ए, और बी वेक्टर है आपके पास -i + j और -k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, देखो 1 का प्रोडक्ट इसके साथ -1 हो गया, इसका इसके साथ 2 हो गया, इसका प्रोडक्ट इसके साथ -1 हो गया, तो क्या आ गया 0। दैट मीन्स वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर इनका स्केलर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, ये खुद 0 ना हो, पहली कंडीशन है कि ये दोनों 0 ना हो और डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर होंगे, और भाई इनके स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल आ जाएं तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये पढ़ लेना अच्छे से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, ऐसे ये है, और यहाँ पर है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये होती है कोची-सिक्वाज इनइक्वालिटीज, इसको बोलते हैं कोची-सिक्वाज इनइक्वालिटी, और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, और ये उसकी कर्लरी है नीचे वाली। तो इसको प्रूव करते हैं हम। देखो ए डॉट बी जो है बच्चों, ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा के इक्वल होता है ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक है ना। अब कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा और 1 से लेस होगा, 0 भी हो सकता है वैसे और 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, इनके बीच में भी हो सकता है। तो 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0 होगा, तो दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को 0 नहीं लेते हम। और 1 कब होगा, जब उनके बीच का एंगल 0 होगा, तो वो भी केस नहीं लेते हम यहाँ पर कि उनके बीच का एंगल 0 वेक्टर हो जाए, यानी कि दोनों कोलिनियर वेक्टर हो जाए। तो अब क्या है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 0 1 के बीच में होगी। अब मान लो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है यहाँ पर, तो अब देखो ये क्वांटिटी जो है ये अब बिल्कुल इक्वल है फिलहाल। ए डॉट बी का जो स्क्वायर है वो है इसके इक्वल। अगर मैं यहाँ पर ये क्वांटिटी हटा दूँ, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे को, ये समझ लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको 2 से 1/2 को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पर तो 1/2 को हटा दूँ तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा बच्चों। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये क्या था, 2 से डिवाइड होकर इसके इक्वल था। देखो 2 से डिवाइड होकर इसके इक्वल था। अगर मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, यानी कि 2 से डिवाइड ना करूँ मैं, तो इसका मैग्नीट्यूड अब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल का साइन लिया है मैंने 0 के केस के लिए, 0 के केस के लिए मैंने इक्वल का साइन लिया है, या फिर 1 के केस के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 होगी वैल्यू 1, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है ना। तो 1 हटाऊंगा तो मैं यहाँ से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्वल था इक्वल ही रहेगा, तो इसलिए मैंने ये साइन भी ले लिया साथ साथ इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू। तो कोची-सिक्वेज इनइक्वालिटी है ये। ठीक, ऐसे इसको प्रूव किया जा सकता है बच्चों। और फिर a + -b लेकर इसको प्रूव किया जा सकता है, नीचे वाले को, तो आराम से प्रूव कर सकते हो आप। तो ये प्रॉपर्टी देखो भाई बच्चों, a + b का मैग्नीट्यूड जो है लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या है कि a + b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेकर चलते हैं हम, तो इसको लिखेंगे a + b डॉट a + b, जैसा कि मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ में बताया था आपको, पर्टिकुलर केस बताया था इसका। तो a + b के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा a डॉट a, जिसको आप a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलेंगे, a डॉट b और प्लस b डॉट a हो गया ये,
और ये हो गया बी डॉट बी यानी कि बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर ए डॉट ए आया था उसकी जगह मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर बी डॉट बी आया था उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। और ए डॉट बी है यहाँ पर, और इसको भी मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ। अभी अभी बताया था दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन वेक्टर, यानी कि वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव। तो बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी लिख सकते हो। तो ऐसा करेंगे तो 2a डॉट बी हो जाएगा ये। अब मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और 2 टाइम्स ए डॉट बी की जगह लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब कोस थीटा जो है आप जानते हो, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, -1 और +1 के बीच में होती है वैसे। तो लेस देन अगर 1 मैं लेकर चलूँ इसको, और इसको ये लेस देन 1 है, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये कुछ 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड था, तो अगर इसको हटा दूं मैं तो अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर देंगे हम। ये कंप्लीट स्क्वायर में बंद ऐसे हो जाएगा। देखो राइट वाला मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का सम के इक्वल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो बच्चों अभी हमने ट्राइंगल इनइक्वलिटी पढ़ी है, अब ये कर्लरी पढ़ते हैं उसकी। तो वेक्टर ए को मैं लेकर चलता हूँ, देखो यानी कि इसमें बी ऐड कर देता हूँ और बी सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, बी ऐड कर दिया और बी सब्ट्रैक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है ना। अब क्या है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ये इधर, और यहाँ पर मैंने क्या है इसके ऊपर ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगा दी। इसके ऊपर ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी देखो, ये सारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए माइनस बी यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये क्वांटिटी इससे लेस देन इक्वल टू है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी क्वांटिटी इससे क्या होगी, लेस देन इक्वल टू। तो वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब बी का मैग्नीट्यूड को लेफ्ट में ले आएंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल का मैग्नीट्यूड। तो अब देखो इसको अगर मैं लेफ्ट में लिखूँ यहाँ पर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये साइन भी इसके साथ ही घूमेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी थी बच्चों। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो।